बहुत सारे मिथ्स हैं वास्तु को लेके, डेट ऑफ बर्थ को लेके, एस्ट्रोलॉजी को लेके, कर्म को लेके, डेस्टिनी को लेके। ठीक है, सबसे बड़ा मिथ मेहनत और कर्म। हर बंदे को लगता है मैं मेहनत करता हूँ या कर्म करता हूँ। ठीक है, बट कर्म की कोई डेफिनेशन नहीं है कि सुबह से शाम तक हम जो काम कर रहे हैं वो हम कर्म नहीं कह सकते। कर्म के अंदर बहुत सारी चीजें आ जाएंगी कि आपकी एक विजन क्या है ओवरऑल लाइफ को लेके। बहुत लोगों का लाइफ का मोटिव ही क्लियर नहीं होता कि उनको लाइफ का अल्टीमेट गोल क्या है। बहुत लोगों को गोल की क्लैरिटी होती है, जर्नी डिसाइड नहीं कर पाते कि कितने टाइम तक वहां पे पहुंचना है, किस तरह से पहुंचना है, किन किन ऑप्शंस में आके पहुंचना है। तो क्या होता है कि आपके जो एफर्ट्स होते हैं वो ठंडे पड़ जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मुझे पता ही नहीं कि मुझे कल क्या क्या चीजें अचीव करनी है, तो मेरा कल ऐसे ही चला जाएगा क्योंकि मेरे माइंड में कोई ठोस चीज नहीं है। ठीक है, दूसरी चीज, आपको पता है कि 1 घंटे बाद आपको ये 2 रिपोर्ट ईमेल करनी है। अगर आप सर्विस सेक्टर में, आपको अपने बॉस को भेजनी है, या आप ऑनर हैं और आपको कोई डील करनी है और आपके ऊपर डंडा है, प्रेशर है कि भाई अगर 1 घंटे तक ये चीज कर ली मैंने तो ये डील क्रैक हो पाएगी, अदरवाइज क्लाइंट चला जाएगा। क्योंकि आपके पास एक मोटिव है, इसलिए आप वो 1 घंटे में वो चीजें कर भी लोगे। तो सबसे जरूरी चीज लाइफ में, चाहे आपको कंसल्टेंट बनना है या नहीं बनना, जो मोटिव है लाइफ को लेके वो बहुत क्लियर होना चाहिए। क्योंकि जब तक मोटिव क्लियर नहीं होगा आप अपनी प्रायोरिटी सेट नहीं कर पाओगे। फिर वहां से सब दिक्कतें आना शुरू होती हैं। जो भी डेट ऑफ बर्थ के ड्रॉबैक होते हैं वो आपको इस पोजीशन पे लाके खड़ा करते हैं कि आप ब्लर हो जाओ। ब्लरनेस समझते हैं कि जब माइंड ब्लर हो गया, धुंधलापन आ गया माइंड में, कि आपको गोल पता है बट आप कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, मेहनत भी कर रहे हैं, बट जो रिक्वायर्ड एफर्ट है वो नहीं आ पा रहा निकल के। तो ये सब चीजें आपको खुद के प्रोसेस में लानी पड़ती हैं। जो डेट ऑफ बर्थ के ड्रॉबैक होते हैं, बहुत सारी चीजें आपको वर्कशॉप में भी समझाई थी कि वो ड्रॉबैक क्रिएट कहाँ से होते हैं। वास्तु आप जब भी देखते हैं, एक तो एक मानसिकता क्या बनी हुई है ना, कि एक अवधारणा जिसको बोल सकते हो कि एक माइंडसेट जो हम इतने सालों से देखते आ रहे हैं वास्तु के नाम पे, डेट ऑफ बर्थ के नाम पे, कि ये चीज ऐसी है तो ऐसे होगी। यानी किसी का घर ऐसा है तो उसके साथ ये चीजें होंगी। और मेजोरिटी क्या करती है कि एक प्रॉपर्टी का वास्तु कर देती है कि अच्छा ये घर है, इसके नॉर्थ में यहाँ पे ये चीज होनी चाहिए, इसके साउथ में ये चीज होनी चाहिए, इसके ईस्ट में ये चीज होनी चाहिए, किचन है तो यहाँ बना दो, टॉयलेट है तो यहाँ बना दो। जो लोग वास्तु को मानते हैं उनमें से भी, एक तो मानने वालों की ही जो एक परसेंटेज है वो बहुत कम है, कि जो इस फील्ड में बिलीव कर रही है, ट्रस्ट कर रही है, उनकी परसेंटेज ही बहुत कम है। उनमें से भी आधे लोग सिर्फ एंट्रेंस को वास्तु मानते हैं कि भाई हमारी फेसिंग बता दो, ये फेसिंग है तो हमारा वास्तु हो गया, या घर में मंदिर कहाँ रखना है तो ये हमारा वास्तु हो गया। तो ना तो कभी ऐसे लोगों को कंसल्टेशन दो कि आपने तो खाली एंट्रेंस बता दी कि अच्छा नहीं ठीक है ईस्ट में है, ठीक है एंट्रेंस अच्छी है, ओके आपकी किचन यहाँ पे बना लो, ठीक है अच्छी है, मंदिर यहाँ पे बना लो अच्छी। कल को उसको कोई दिक्कत आएगी वो ब्लेम आपको करेगा कि मैंने तो आपसे पूछ के किया था और मेरा अब नुकसान हो रहा है। तो रेजिडेंशियल वास्तु में कम से कम 70 से 80 चीजें होती हैं जो आपको कंसीडर करनी पड़ती है विजिट के टाइम पे या कंसल्टेशन के टाइम। उसके बाद उसकी डेट ऑफ बर्थ आती है, उसके साथ उसका प्रोफेशन आता है, उसके साथ वो अपनी लाइफ में क्या क्या चीजें करना चाहता है। क्योंकि कंसल्टेशन का मोटिव हमेशा इसके ऊपर डिपेंड करता है कि सामने वाले को क्या चीजें चाहिए। अदरवाइज मैं जाऊंगा किसी के घर पे, हाँ ये आप ये नॉर्थ में ये लगा लो, साउथ में ये कर लो, ये चीजें आपकी ठीक है, तो डिफरेंस क्रिएट नहीं हो पाता। चेंजेस लाने के लिए आपको राइट चीज के ऊपर काम करना पड़ता है, फिर आपकी एक रेमेडी भी उसके लिए बेनिफिशियल साबित होगी। कुछ प्रॉपर्टी ऐसी होती हैं जिनके दोष आपको बहुत ज्यादा पीछे खींच लेते हैं, तो नोट कर लीजिए कि जो प्रॉपर्टी बिल्कुल ही किसी भी कंडीशन में ओके ही नहीं है, जिनको हमें रिजेक्ट ही करना है, ठीक है, वो ना रेमेडीज के बाद सुधर सकती हैं। कुछ भी जुगाड़ लगा लो, कुछ भी उपाय कर लो, कुछ मर्जी कर लो, उनका अल्टीमेट गोल यही है कि आपको आगे नहीं बढ़ने देना। ठीक है? और ये चीजें 3-4 तरफ से रिलेट करती हैं तो जाके हम ऐसी पोजीशन में फंसते हैं। सिर्फ वास्तु ऐसा नहीं है कि वास्तु आपकी लाइफ नहीं खराब कर सकता, कि अकेला वास्तु इतना सक्षम नहीं है कि वो आपको सब चीजों से परेशान कर दे। उसके साथ और बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं, बट वो धीरे धीरे करके हमें इस पोजीशन पे लेके आते हैं कि हम वीक जोन में आ जाए। फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए किसी की कुंडली के हिसाब से, डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से हेल्थ इश्यूज डायग्नोज
हो रहे हैं, ठीक है। एक बंदा आज 30 साल का है और कुंडली या डेट ऑफ बर्थ क्या कह रही है कि इसको 35 ईयर की एज में कोई डिसीज हो सकती है, कोई बीमारी हो सकती है, कोई रोग हो सकता है। तो वो 35वें साल पे आके ही नहीं होएगा। उसकी जो भूमिका है ना, वो 30वें 25वें साल से बनने लग जाएगी। उसका लाइफस्टाइल वैसा बन जाएगा, उसका सिस्टम वैसा बन जाएगा कि वो लाइफ की सब चीजों पे ध्यान देगा, सिर्फ उस चीज के ऊपर उसका ध्यान हट जाएगा। स्टेटमेंट क्या आएगी कि नहीं यार, मेरे पे इतना काम है, सुबह से रात तक बिजी हूँ, अब मैं वो खाने पीने पे ध्यान दूं, अपने वर्कआउट पे ध्यान दूं या काम पे ध्यान। तो जो जो चीजें आपको मिलनी होती हैं बाय डिफॉल्ट, आपका जो माइंड है आप उसी के ऊपर जो विचार हैं वो आपको डोमिनेट करने लग जाते हैं। तो आपका जो मैक्सिमम एफर्ट्स हैं वो उन्हीं चीजों पे लगते हैं। जैसे आपकी गृह स्थिति चल रही है, बाकी चीजों से माइंड आपको डाइवर्ट कर देता है। तो राइट चीज समझने के लिए आपको अपनी खुद की साइकोलॉजी, अपना थॉट प्रोसेस कि आप जो भी डिसीजन ले रहे हो वो क्यों ले रहे हो, और कौन सा डिसीजन नहीं ले पा रहे हो, कौन सा डिसीजन ले रहे हो तो उसको लेने में क्या क्या फैक्टर्स हैं। यही 3-4 चीजें आप कर लोगे ना, तो आपको हर रोज रेमेडी की जरूरत नहीं पड़ेगी, हर रोज कंसल्टेंट की जरूरत नहीं पड़ेगी, हर चीज में कंसल्टेंट की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो इंडिपेंडेंसी आती है, एक स्टेज आपको मिल जाएगी ऐसी, जब आप बैक टू बैक काम करेंगे इन चीजों पे, तो ये सब चीजें आपको सपोर्ट करती हैं। और शास्त्रों में एक चीज ये भी कही गई है कि उपाय करवाने ही नहीं चाहिए। लोग रेमेडीज 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 दिमाग में घूमती रहती है ना, कि ये नॉर्थ में गलत है तो इसकी रेमेडी बता दो, डेट ऑफ बर्थ में ये नंबर नहीं है तो इसकी रेमेडी बता दो। तो शास्त्रों में तो मना किया है कि, क्योंकि उपाय का एक सच क्या है कि उपाय चीजों को टालता है, खत्म नहीं करता। जो भी रेमेडीज आप करवाते हो वो कुछ टाइम के लिए चीजों को टाल सकता है, बट टालने से ये नहीं है कि मैंने उस चीज का सॉल्यूशन पा लिया। ये तो मैं उस चीज से भाग गया कुछ टाइम के लिए, कि मैंने वो स्किप कर दिया। ओके, ये चीज मुझे परेशान कर रही थी, ठीक है, मेरा माइंड डाइवर्ट हो गया तो मैंने इस चीज को हटा दिया, बट घूम के दोबारा वो चीज हमारे पास आती है। तो परिस्थितियां समझते हैं सब लोग, परिस्थितियां, परिस्थिति, ठीक। परिस्थिति कभी भी खराब हो सकती है, किसी की भी खराब हो सकती है, चाहे वो गरीब है, अमीर है, बहुत अमीर है, बहुत गरीब है, एवरेज क्लास है, मिडिल क्लास। टाइम हर बंदे का बदलेगा, ऐसा नहीं है कि जो रिच है उसका कभी टाइम खराब नहीं आएगा। अब बड़े से बड़े एग्जांपल ले लीजिए, चाहे बिजनेसमैन के अनिल अंबानी को ले लीजिए, इलॉन मस्क को ले लीजिए, जेफ बेजोस को ले लीजिए, किसी मर्जी को ले लीजिए, कोई ऐसा बंदा नहीं मिलेगा आपको जो थ्रू आउट द टाइम ग्रो ही कराए जिसने। बट हमें क्या लगता है कि अच्छा, इसने इतना पैसा कमा लिया, ये इस लेवल पे है, चाहे वो फाइनेंशियली हो, चाहे वो पॉलिटिकल लीडर हो, किसी भी फील्ड में, चाहे कोई स्पोर्ट्स पर्सन हो। जिस तरह से गोल्ड है ना, गोल्ड, स्टॉक मार्केट का गोल्ड, सोना चांदी, तो गोल्ड हम आज से 10 साल पहले देखते थे तो 10-20 हजार रुपए का भाव था। 2010 की बात करते हैं, उसके बाद से देख रहे हैं तो आज वो 50-55 हजार रुपए आ गए। तो एक माइंडसेट क्या है कि गोल्ड तो हमेशा बढ़ता ही है, ठीक है, कि गोल्ड में इन्वेस्ट कर दो, गोल्ड हमेशा बढ़ता ही रहेगा, इसने तो हर साल अच्छी रिटर्न ही दी है। बट अगर आप उसका ग्राफ देखते हो तो क्या चीज समझ आती है कि नहीं, ये तो 56 हजार से 50 हजार भी आ गया, फिर 45 हजार भी आया था, उसके बाद दोबारा 50 हजार आ गया। तो अप डाउन बहुत आ रहे हैं बीच में, बट ओवरऑल ग्रोथ है। सेम हमारी लाइफ में चीजें होती हैं। तो राइट प्रोसेस पे आप रहेंगे, क्योंकि शास्त्रों में हमेशा यही चीज बोली गई कि परिस्थिति आपको अगर बदलनी है, ठीक है, जो सिचुएशन आपको पसंद नहीं आ रही, जो टाइम आपको पसंद नहीं आ रहा, जो ऐसा लग रहा है कि ये बुरा समय चल रहा है, मेरा किस्मत खराब चल रही है ना, बहुत सारी चीजें ऐसी चलती है माइंड में। तो परिस्थितियां जब भी बदलनी हो तो हमेशा एक चीज ध्यान रखना कि अपनी मनस्थिति बदलनी पड़ेगी। मनस्थिति यानी कि माइंडसेट, उसका और कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है। समटाइम्स रेमेडी करवा के एक हमें सपोर्ट लेना पड़ता है, कि कोई बंदा डायलिसिस पे है, आईसीयू में है, ठीक है, तो उसके कुछ काम ही नहीं कर रहे, उसके ऑर्गन ही काम नहीं कर रहे, उसकी बॉडी काम नहीं कर रही है, कुछ भी काम नहीं कर रहा, तो ऐसे केस में हमें रेमेडी का सपोर्ट लेना पड़ता है। बट वो रेमेडी का काम इतना ही है कि आपको उस आईसीयू से निकाल के जनरल वार्ड तक ले आए। वो आपको सक्सेसफुल नहीं बना सकती रेमेडी। कोई भी उपाय आपको सक्सेसफुल नहीं बना सकता, किसी भी कंडीशन पे नहीं बना सकता। तो हमेशा आपको वीकनेस के ऊपर और स्ट्रेंथ के ऊपर ये दो चीज याद रखनी, कि हर एक पर्सन में कुछ ना कुछ यूएसपी जरूर होती है, उसकी कुछ स्ट्रेंथ जरूर होती है, और ड्रॉबैक भी आएंगे ही आएंगे, इनसिक्योरिटीज आएंगी, रिजिडनेस आएगी। रिजिडनेस समझते हैं सब। सबसे ज्यादा चांसेस कब होते हैं रिजिड होने के, जब डेट ऑफ बर्थ में कोई भी एलिमेंट कंप्लीटली मिस हो जाता है।
जैसे मान लो कि 4 एंड 3 मिस हो गया। अब ये चीज़ हम कह रहे हैं कि ओके इसकी ग्रोथ नहीं होगी या अपने डिज़ायर के हिसाब से ग्रो नहीं कर पाएगा। इसमें क्लाइंट को सॉल्यूशन क्या मिला? वो तो उसको पता ही है ना कि हाँ भाई मेरी ग्रोथ नहीं हो पा रही है, मैं नहीं काम कर पा रहा हूँ, मैं सक्सेसफुल नहीं हो पा रहा हूँ। तो ये बता के हम उसको क्या ही बता रहे हैं? इस चीज़ के लिए वो हमारे पास नहीं है। वो आया हमारे पास सॉल्यूशन के लिए कि भाई मैं कैसे निकलूँ इस चीज़ से। तो सबसे बड़ी चीज़ क्या होती है? रिजिडनेस। जैसे ही कोई एलिमेंट मिस हुआ, रिजिडनेस आ गई, यानी कि ऐसे लोगों की लाइक डिसलाइक्स बहुत स्ट्रांग बन जाती है। चॉइसेस होती है ना, जो चीज़ हम चुनाव करते हैं, सिलेक्शन करते हैं जिन चीज़ों का, वो फोर्सफुली करवाया जाता है। जब तक उस चीज़ को आप अंडरस्टैंड नहीं करेंगे कि भाई ये चीज़ें मैं फोर्सफुली क्यों कर रहा हूँ, तो रिजिडनेस चेक करनी पड़ती है कि मैं किस चीज़ में रिजिड हूँ। उसका सबसे अच्छा एक ऑप्शन कि बिग नो। नो मीन्स ना जिस चीज़ को हम कर रहे हैं। बड़ी वाली ना होती है ना कि ये चीज़ तो मैं करूँगा ही नहीं। तो सबसे पहले वो नोट डाउन कर लीजिए कि ऐसी कौन-सी चीज़ें हैं जो आप करना ही नहीं चाहते किसी भी कंडीशन पे, और बहुत न्यूट्रल मान के आपको करनी पड़ती हैं ये चीज़। और ये आप सब लोगों की लाइफ में हो सकता है, क्योंकि बहुत लोगों की डेट ऑफ बर्थ में एलिमेंट मिस होते हैं। ज़रूरी नहीं है कि सबके पास पाँचों के पाँचों एलिमेंट आएँ। तो जैसे ही आपको पता लगे ये एलिमेंट मेरी डेट ऑफ बर्थ में नहीं है, सबसे पहली रेमेडी आपको ये करनी है कि अपनी बिग नो नोट कर लो, कि मैं किन-किन चीज़ों में अड़ियल बन चुका हूँ, किन-किन चीज़ों को मानने से इनकार कर चुका हूँ। तो आपकी पहली रेमेडी वही रहेगी कि आपको वो बिग नो को कंसीडर करना है, कि अच्छा मैं ये कर लूँगा तो क्या ही बदल जाएगा, कि मैं जिस चीज़ को नकार रहा हूँ सिरे से, तो वो चीज़ें आपको आगे बढ़ाने में हेल्प करती हैं। अदरवाइज़ आपका जो माइंड होता है वो हमेशा डिफेंस करता है, उसके अगेंस्ट काम करने के लिए, ना कि उस चीज़ों को कंट्रोल में लाके उससे आगे बढ़ने के लिए।